Hello student, welcome in the school management and leadership class in third unit. Today I will discuss the school building, its characteristics, principle of the school building and design of the school. जैसा कि स्कूल बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के अंतर्गत आता है और भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके हम अच्छे मैनेजमेंट को बढ़ा सकते हैं और इससे विद्यालय की अभिवृद्धि और विकास को एक गति प्रदान की जा सकती है। विद्यालय भवन से हमारा अभिप्राय है कि जहाँ पर विद्यालय में मुख्य भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल का मैदान, उद्यान, मैदान इत्यादि सम्मिलित होते हैं। विद्यालय भवन के अंतर्गत उन सभी आवश्यक भवनों की ज़रूरत होती है जो कि हमें एक स्कूल के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के लिए जिनकी की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्यालय भवन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि मेन स्कूल बिल्डिंग, छात्रावास, लाइब्रेरी और इसमें स्कूल में कार्यरत अध्यापक, प्रिंसिपल और जो कर्मचारी हैं या जो चपरासी हैं उन सभी के लिए आवास गृह की व्यवस्था भी होती है। अगर स्कूल हमारा रेजिडेंशियल है, प्लेग्राउंड है और ओपन एरिया है, लेबोरेटरी है, एग्रीकल्चरल लैंड है, इन सब की एक स्कूल बिल्डिंग के अंतर्गत आवश्यकता होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड स्कूल बिल्डिंग, इसमें सबसे पहले विद्यालय भवन के अंतर्गत हमारे पास पर्याप्त स्थान होना चाहिए। एप्रोप्रिएट प्लेस अगर होता है तो हम उसके आधार पर, स्थान की पर्याप्तता के आधार पर छात्रों की संख्या, विद्यालय का स्वरूप और विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों की संख्या, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की संख्या आदि जो हमारी भावी योजनाएं हैं, भविष्य की योजनाएं हैं, उनका हम निर्धारण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए एप्रोप्रिएट प्लेस होना स्कूल बिल्डिंग के लिए आवश्यक है। दूसरा है फ्लैक्सिबिलिटी, विद्यालय भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आवश्यकता पड़ने पर हम सुविधानुसार परिवर्तन और परिशोधन कर सकें। विद्यालय भवन में जो भावी विकास की जो सुविधाएं रहती हैं वो भविष्य की आकांक्षाओं, भविष्य के आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके निर्धारित की जाती हैं और अगर कुछ कठिनाइयों का भी अगर सामना पड़ता है तो उनको भी हमें इनमें दूर किया जाना चाहिए। अगली विशेषता है इसकी अट्रैक्शन, विद्यालय भवन ऐसा हो जहाँ पर कि अगर छोटा भी है तो वो साफ़ सुथरा और देखने में आकर्षक भवन होना चाहिए, जिससे कि जो गार्जियन हैं, बच्चे हैं, उनको आकर्षक भवन देख करके मतलब ये लगे कि हाँ, भवन का जो एरिया है, जो निर्माण कार्य है वो साफ़ सुथरा है, अच्छा है और देखने में मतलब हम उनको आकर्षित करने वाला होना चाहिए। फैसिलिटीज़ सुविधायुक्त चीज़ें जो है, जितनी भी सुविधाएं विद्यालय में अपेक्षित हैं उन सब की जो है सुविधा विद्यालय के अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे कि विद्यालय की जो आवश्यक सुविधाओं में जिसको काउंट किया जाता है वो है शौचालय की व्यवस्था, कमरों में वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, खेलकूद मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों के लिए एक कॉमन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो विद्यालय के अंतर्गत होना अत्यधिक आवश्यक है। पीसफुल एनवायरनमेंट, विद्यालय जो है शोरगुल वाले स्थान पर नहीं होना चाहिए और
इसका निर्माण हमें शांत जगह पर करना चाहिए। उद्योगों से या जहाँ पर कारखाने हों उन स्थानों से विद्यालय को दूर बनाना चाहिए, और लेकिन इतना भी दूर ना हो जिससे कि छात्रों के आवागमन में या विद्यालय पहुंचने में उनको असुविधा हो। विद्यालय भवन निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जब भी हम किसी विद्यालय भवन का निर्माण करते हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है या उच्च स्तरीय कक्षाओं को हम आयोजित करने के लिए स्कूल बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग हमें विद्यालय बनाने से पहले हमें कर लेना चाहिए कि हम किस लेवल का स्कूल खोलने जा रहे हैं। ये विद्यालय प्राथमिक है, माध्यमिक है या व्यावसायिक स्कूल है, तो किस तरीके का विद्यालय है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्लानिंग करनी होती है कि उस विद्यालय में हमको किस तरीके से चीज़ों को रखना होगा। दूसरी चीज़ें हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। विद्यालय भवन बनाने से पहले हमें अपने सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को चेक कर लेना चाहिए कि हमारे पास, अगर हम विद्यालय भवन का निर्माण कर रहे हैं या इसको शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास पर्याप्त हैं कि नहीं हैं। तो इनकी जांच पहले करके, और अगर मान लीजिए हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं हैं, तो हमको प्लानिंग तो पूरी हमको कर लेनी चाहिए, शुरू से लेके एंड तक। जो भी हम सेकेंडरी स्कूल के लिए खोल रहे हैं, तो पूरी प्लानिंग हम कर ले कि हमें माध्यमिक स्तर की कक्षाओं को आयोजित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके बाद फिर हमको क्या करना चाहिए कि टुकड़ों में, इन पार्ट्स में हमको विद्यालय को निर्मित करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास धन आता जाए वैसे वैसे हम उस भवन का जो निर्माण कार्य वो पार्ट्स में करा लेंगे। तो हमारे पास अगर प्रोविज़न होगा तो हम आगे उस कार्य को बढ़ा सकते हैं। अगर हम पहले से उस प्रोविज़न को नहीं करेंगे तो आगे उस कार्य को बढ़ाने में हमें असुविधा होगी। डिफरेंट नीड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, ये मैंने बताया ही है कि जो भी हम विद्यालय खोलना चाहते हैं, या वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल हो, व्यावसायिक स्कूल हो, या ITI के जो संस्थाएं हैं वो खोलना, जो भी संस्थाएं हम खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उनकी नीड और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। इसके बाद प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। कोई भी विद्यालय भवन में प्रकाश, वायु और स्वच्छता के लिए पर्याप्त व्यवस्था इसके अंतर्गत की जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये व्यवस्था विद्यालय के अंतर्गत नहीं करते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, प्रॉपर हमारे पास प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती है, तो विद्यालय में जब मतलब घुटन होगी, कक्षाओं में घुटन होगी, कक्षाओं में अंधेरा रहेगा, और अगर क्लीनलीनेस वहाँ पर नहीं है तो बच्चों के बीमार होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर सीलन आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले भवन निर्माण से पहले उन चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय भी हमको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रख करके उसका निर्माण करना चाहिए। जैसे कि हम I टाइप का स्कूल बिल्डिंग निर्माण कर रहे हैं, तो I टाइप को हम जो है E, O और H और L टाइप के स्कूल में बदल सकते हैं, क्योंकि जो I टाइप है वो इन टाइप्स में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि जब भी डिज़ाइन को हम चयन करते हैं, तो डिज़ाइन को बनाने में हम इस बात का ध्यान रखें कि वो अगर हम बाद में कुछ विचार बदले तो उस टाइप को दूसरी टाइप्स में भी कन्वर्ट किया जा सके। डिज़ाइन ऑफ द स्कूल। विद्यालय भवनों के निर्माण की मुख्यतः दो प्रकार की योजनाएं होती हैं। पहला है क्लोज एंडेड स्कूल एंड ओपन एंडेड स्कूल। क्लोज एंडेड स्कूल जो होते हैं वो विद्यालय रेक्टेंगल शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं, सॉलिड स्क्वायर शेप के होते हैं, और
सॉलिड ज़ीरो ओवल शेप के विद्यालय भी जो है क्लोज एंडेड स्कूल के अंतर्गत इनको रखा गया है। और ओपन एंडेड स्कूल के अंतर्गत आई, एल, टी टाइप, एच टाइप, यू टाइप, वाई टाइप, वी टाइप, एफ टाइप और ई टाइप, इस तरीके के जो विद्यालय होते हैं वो ओपन एंडेड स्कूल होते हैं। बंद प्रकार की योजनाओं में ठोस आयताकार के भवन, उनमें चारों ओर कमरे होते हैं, बीच में हॉल या अन्य कक्ष भी हो सकते हैं। इसके चारों तरफ एक चहारदीवारी होती है और बीच में बिल्कुल भी ओपन स्पेस नहीं होता है। शून्य आयताकार भवनों में चारों ओर कमरे होते हैं और बीच का प्रांगण खाली मैदान के रूप में रहता है। उसी तरीके से जो खुले प्रकार के जो भवन होते हैं वो ओपन होते हैं, और जैसे कि आई प्रकार के भवनों के सारे कक्ष एक सीधी लाइन में होते हैं, प्रत्येक कमरे के सामने बरामदा होता है। एल प्रकार के भवन और आई प्रकार के भवनों के समान ही होते हैं, किंतु एक छोर पर एक तरफ कुछ कमरे बने रहते हैं, और टी प्रकार के भवनों में आई प्रकार के भवनों के एक छोर पर दोनों तरफ कमरे बने रहते हैं। इसी तरीके से एच प्रकार के भवन समानांतर भवन, इसमें कमरों का निर्माण कराया जाता है। इस तरीके से हम क्लोज स्कूल बिल्डिंग और ओपन स्कूल बिल्डिंग का हम निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्कूल प्रांगण हैं उन जो वो खुले प्रकार के भवनों का आज के टाइम में प्रचलन है। लेकिन नगरों में या जो शहर हैं उनमें स्थान की कमी के कारण आज भी बंद स्कूलों की योजनाएं देखी जाती हैं और क्लोज एंडेड स्कूल भी वहाँ चलाए जा रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन के विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं। विद्यालय भवन का निर्माण जो है कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम भवन का निर्माण करें, उसकी स्थिति क्या हो, तो उसकी जो लोकेशन है विद्यालय भवन की स्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण सभी के सामने एक मतलब ये प्रश्न होता है कि हम विद्यालय की लोकेशन किस स्थान पर करें। तो उन स्थितियों पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि जब भी हम विद्यालय का भवन का निर्माण करें तो शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुकूल जो ज़मीन है, जहाँ पर हम ज़मीन ले रहे हैं वो वहाँ पर शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुकूल स्थानीय ज़मीन हम खरीदें। और भूमि कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर पानी ना भरे, गड्ढा ना हो, सीलन ना आए, पास में कोई गंदा नाला या तालाब पोखर नहीं हो, शहर के कोलाहल से दूर होना चाहिए, और आसपास जो है भावी विकास की योजनाओं को भी हमें पर्याप्त रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पीने के पानी की सुविधा वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर भूमि पर पीने के लिए मीठा पानी अगर नहीं मिलता है तो पानी की असुविधा होने के कारण भी मतलब बहुत सारी दिक्कतें जो है विद्यालय की लोकेशन को डिसाइड करने में आती हैं। और वहाँ जो है आसपास बहुत बड़ा मार्केट नहीं होना चाहिए, सिनेमा घर नहीं होना चाहिए, शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। इससे जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो प्रभावित होता है। विद्यालय की लोकेशन को चुनाव करते समय हमें या शमशान घाट भी नहीं होना चाहिए आसपास। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें भवन की जो लोकेशन है वो डिसाइड करनी चाहिए। दूसरा है बिल्डिंग। विद्यालय भवन विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाना चाहिए। भवन का आकार क्या हो, विद्यालय के आकार पर ये निर्भर होता है कि विद्यालय कैसा है। हमारे पास हम प्राथमिक विद्यालय बनाने जा रहे हैं, माध्यमिक विद्यालय बनाने जा रहे हैं, या व्यावसायिक स्कूल या व्यावसायिक कॉलेज का निर्माण हम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके भवन का अगर हम निर्माण करते हैं तो सबसे पहले विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी विषयों को ध्यान में रखना चाहिए कि भवन में प्रकाश, वायु इत्यादि की पूरी व्यवस्था हो। भवन जो जहाँ भी हम निर्मित कर रहे हैं वो आवश्यकताओं
के लिए पर्याप्त हो, और भवन हमको पहले से ही सुनियोजित कर लेना चाहिए, उसकी प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा सुनियोजित करके हम नहीं बनाते हैं तो बाद में उसको तोड़ फोड़ करके परिवर्तन हम कराते हैं तो ये व्ययशील हो जाता है, पैसा ज़्यादा उसमें खर्च हो जाता है। इसके बाद विद्यालय में भवन में शौचालय, साइकिल स्टैंड, पीने के पानी की व्यवस्था, स्टाफ रूम, मनोरंजन कक्ष आदि का प्रावधान होना चाहिए। और इसमें जो प्रधानाचार्य का भवन है, कार्यालय की स्थिति है, इन सभी को सोच समझ करके विद्यालय भवन में निर्माण करना चाहिए। और इस विद्यालय के प्रांगण में कैंटीन, फलों की दुकान, व्यायामशाला इत्यादि का प्रावधान भी किया जा सकता है। और पुस्तकालय कक्ष भी विद्यालय के भवन में जो है हमको निर्मित करना चाहिए। और ये जो जब भी हम जहाँ भी हम पुस्तकालय बनाएं वो शांत कोलाहल रहित स्थान होना चाहिए। और अगर विद्यालय में कोएड एजुकेशन है तो छात्राओं के लिए पृथक रूम और लड़कों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, और उनके लिए जो कॉमन रूम है वो भी अलग अलग होने चाहिए। विद्यालय को रमणीक सुरम्य बनाने के लिए उसमें हम बगीचा लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, घास का मैदान उसमें बना सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था हम विद्यालय के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम क्लासरूम की। विद्यालय भवन में कक्षों की स्थिति, आकार, संख्या को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है, और इन बातों के लिए काफ़ी दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है कि कक्ष काफ़ी लंबे चौड़े हों, या कक्ष जो है बहुत लंबे लंबे ना हों, क्योंकि लंबे कक्षों में पीछे बैठे छात्र जो है जो भी श्यामपट्ट पर लिखा जा रहा है उसको देख नहीं पाते हैं। 40-50 छात्रों के लिए 30 बाई 24 फुट के कमरे पर्याप्त रहते हैं। कमरे की ऊंचाई मतलब यथेष्ट होनी चाहिए, और कमरे के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, अलमारी भी पर्याप्त उसमें होनी चाहिए, और बिजली की व्यवस्था भी पर्याप्त जो है कक्ष के अंतर्गत होनी चाहिए। विज्ञान कक्ष, छात्रों को विज्ञान की व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए विज्ञान प्रयोगशाला का नितांत आवश्यक है। इस प्रयोगशाला में विज्ञान की सभी वस्तुओं को सुरक्षित रखने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय भवन के एक कोने में विद्यालय भवन की स्थिति ठीक रहती है, क्योंकि वहाँ पर गैस, केमिकल इत्यादि से जो विद्यालय का पर्यावरण है वो दूषित नहीं होता है। और कभी दुर्भाग्यवश अगर कोई दुर्घटनावश आग वाग लग जाती है तो संपूर्ण भवन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं गृह विज्ञान कक्ष की। बालिका विद्यालयों में या सह शिक्षा वाले विद्यालयों में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान कक्ष की व्यवस्था की जाती है, और गृह विज्ञान कक्ष के अंतर्गत विभिन्न उपविषयों के शिक्षण की सुविधा की व्यवस्था भी उसमें होनी चाहिए, जैसे कि गृह विज्ञान की छात्राओं को पाकशास्त्र, कपड़ों की सिलाई, कढ़ाई, धुलाई, गृह परिचर्या आदि को भी इसमें पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए भी जो है गृह विज्ञान कक्ष में प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, प्रॉपर स्थान होना चाहिए। इसके बाद ज्योग्राफी रूम भूगोल विषय एक प्रयोगात्मक कार्य पर आधारित होता है, अतः इसके लिए भी एक पृथक कक्ष की अपेक्षा होती है। इस कक्ष में भूगोल की आवश्यक सामग्री को हमें रखना चाहिए, क्योंकि भारत और विश्व के मानचित्र लटकाने की भी उपयुक्त व्यवस्था हो, नक्शे आदि बनाने के लिए इसमें ट्रेसिंग टेबल और उसके लिए जो उपकरण यूज होते हैं उनकी व्यवस्था हो, भौगोलिक तथ्यों से संबंधित मॉडल, ग्लोब, प्रोजेक्टर इत्यादि के रखने की पूर्ण व्यवस्था इसके अंतर्गत होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम प्रिंसिपल रूम की। तो विद्यालय भवन में प्रधानाध्यापक के कक्ष की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण विद्यालय पर प्रधानाचार्य दृष्टि रख सके, उस जगह पर ये कक्ष को निर्मित करना चाहिए, और इसी के पास ही कार्यालय का मुख्य कक्ष भी उसके पास ही निर्मित करना चाहिए। और विद्यालय में अध्यापक का कक्ष इस स्थान पर हो कि आगंतुक सरलता से उस कक्ष तक पहुंच सके। प्रधानाध्यापक का कक्ष
बड़ा होना चाहिए, अतिरिक्त कुर्सियाँ, साज सज्जा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये कक्ष भी सुंदर और आकर्षक हो। और अगर हमारे जो साधन हमको अनुमति दें, अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं तो इस कक्ष के साथ में एक जो है स्नान कक्ष और विश्राम कक्ष की व्यवस्था भी इसी के साथ होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मेन ऑफिस, जो कार्यालय होता है विद्यालय का जो कार्यालय है, जहाँ पर प्रधानाध्यापक के कक्ष के पास ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास साधन पर्याप्त हैं तो इस मुख्य कार्यालय के लिए भी 2 कमरे होने चाहिए। एक कमरे में हम सामान्य प्रशासन और दूसरे कमरे में हम लेखा संबंधी जो लिपिक हैं आदि बैठें। तो मुख्य कार्यालय से एक जो भी कमरा है उससे लगा हुआ एक काउंटर होना चाहिए, जिस पर कि छात्र आकर के उस काउंटर पर आकर के कार्यालय से रिलेटेड अपना कार्य करा सकते हैं। तो इस तरीके से मुख्य कार्यालय कक्ष में भी हमें 2 कमरे अपेक्षित होते हैं, अगर हमारे साधन अलाउ करते हैं तो। इसके बाद में शिक्षक टीचर्स रूम, अध्यापकों के लिए भी एक पृथक कमरा हो, जिसमें कि वे अपने खाली समय में या खाली पीरियड में या लंच के समय, जहाँ पर कि शिक्षक विश्राम करें या अपना अन्य प्रशासनिक या शैक्षिक कार्य करें, ये कमरा इतना बड़ा हो कि जहाँ पर सभी शिक्षक आसानी से बैठ सकें। इनके लिए पर्याप्त अलमारियाँ और फर्नीचर हो, अलमारियों में शिक्षक अपना सामान सुरक्षित रख सकें और इसमें ताला लगाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद सभागार का यानी कि ऑडिटोरियम, विद्यालय में पर्याप्त एक सभागार होना चाहिए और ये इतना बड़ा हो कि अगर हम पूरे स्कूल के छात्रों की अगर सभा बुलाते हैं तो उसमें सारे बच्चे उसमें आ सकें। हॉल में एक माइक, मंच, पंखे, संचालन की व्यवस्था इसके अंतर्गत